नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जल्द ही आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा की तैयारी में आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम अलग अलग खंडों के अंतर्गत आपके सामने कुछ प्रश्नों को लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर सके और जहां भी सुधार की आवश्यकता है वहां पर सुधार कर सके। आज हम जिस खंड पर बात करने वाले हैं, जिस खंड के प्रश्नों को लेने वाले हैं, वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण से संबंधित खंड पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से IUCN के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के प्राथमिकता वाले क्षेत्र आपको बताने हैं। 1 जैव विविधता, 2 जलवायु परिवर्तन, 3 सतत विकास, 4 मानव कल्याण, 5 हरित अर्थव्यवस्था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN वर्ष 1948 में जो गठित हुआ था, एक सदस्यता संघ है जो विशिष्ट रूप से सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से मिलकर निर्मित है। यह सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी संगठनों को एक ऐसी जानकारी और उपकरण प्रदान करता है जो मानव प्रगति, आर्थिक विकास और प्रकृति संरक्षण को एक साथ सक्षम बनाने का प्रयास करता है। IUCN के प्रमुख केंद्रित क्षेत्र हैं प्रकृति पर मानव गतिविधियों के प्रभाव की जांच करना, जैव विविधता, सतत विकास, प्रकृति और आजीविका यानी जो मानव कल्याण से जुड़ा हो, आजीविका से संबंधित जैसे खाद्य और जल सुरक्षा और गरीबी में कमी करना। जलवायु परिवर्तन इसका केंद्रित क्षेत्र है और इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का समान और पारिस्थितिक रूप से सतत उपयोग तथा इस तरह हरित अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से बल प्रदान करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सभी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 सभी IUCN के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला कथन है, पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों या अक्षीय झुकाव में परिवर्तन, ज्वालामुखियों से निकले पदार्थ और गैसों का प्रभाव, तीसरा है सूर्य के काले धब्बों की संख्या में विचलन, चौथा है जल वाष्प की मात्रा में विचलन। आपको जलवायु परिवर्तन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को समझना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को देखेंगे। मिलेंकोविच दोलन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों और अक्षीय झुकाव में परिवर्तन होने पर पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्य के ताप की मात्रा में कमी या वृद्धि से जलवायु परिवर्तन होता है और इस प्रकार से कथन 1 सही हो जाएगा। सूर्य के काले धब्बों की संख्या में वृद्धि होने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है तथा तूफान अधिक आते हैं, जबकि उनकी संख्या घटने पर जलवायु शुष्क हो जाती है और इस प्रकार से कथन 3 भी सही है। अनेक प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन तथा कार्बन उत्सर्जन इत्यादि की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिससे जल वाष्प की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है। इस प्रकार गैसीय संगठन में बदलाव जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है और कथन 4 भी इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसके अंतर्गत सही होगा, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी कथन इसके अंतर्गत सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के विरुद्ध लड़ाई में कार्बन कैप्चर और भंडारण एक अनिवार्य साधन बन गया है। कैप्चर किए गए कार्बन के भंडारण के लिए निम्नलिखित में से किन्हें उचित विकल्प माना जाता है? पहला है क्षयित तेल क्षेत्र, दूसरा है क्षयित गैस क्षेत्र, तीसरा है गहरे लवणीय निर्माण, चौथा है क्षयित हो रहे तेल क्षेत्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानेंगे। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज में फ्लू गैस यानी चिमनियों या पाइप से निकलने वाली गैसें और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने के लिए उसका पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित तथा स्थायी भंडारण विकल्पों का निर्धारण किया जाता है। CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज श्रृंखला में 3 भाग होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण यानी कैप्चरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सुरक्षित रूप से भंडारण यानी स्टोरिंग। इसमें 3 चरण जैसा कि अब आपको बताया गया था। भंडारण स्थलों में अतीत में उपयोग किए गए गैस और तेल क्षेत्र, गहरी संरचनाएं जैसे अत्यधिक खारे जल से भरी रंध्रयुक्त चट्टानें यानी गहरी खारी संरचनाएं अथवा क्षारीय तेल क्षेत्र जहां कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश से निष्कर्षित तेल की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, ये सारे स्थान इसके अंतर्गत शामिल है और इस प्रकार से इसमें विकल्प डी सही हो जाता है। यानी सभी क्षेत्रों का इस्तेमाल एक प्रकार से क्या कार्बन कैप्चर और भंडारण के लिए इस प्रकार से किया जा सकता है। विकल्प डी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग होता है, विशेष रूप से कम तेल वाले क्षेत्रों में तेल प्राप्ति बढ़ाने के लिए। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में तेल की गुणधर्मिता को बदलने और इसका सहज निष्कर्षण करने की क्षमता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन कैप्चर यूटिलिटी स्टोरेज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कैप्चर करती है और या तो इसे पुनः उपयोग करती है या भंडारण इसका करती है, जिससे कि यह वातावरण में प्रवेश नहीं कर सके। सामान्यतः यह एक भूगर्भिक संरचना है। कार्बन डाइऑक्साइड का वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग है, विशेष रूप से तेल क्षेत्रों में अवशोषण हेतु ऑयल रिकवरी को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में तेल के गुणों को बदलने और निष्कर्षण आसान बनाने की क्षमता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, यानी विकल्प सी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। एक बड़े पैमाने पर बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना। दूसरा है चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। तीसरा है विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। उपर्युक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विभिक्तिक भवन यानी सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। चलिए इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। कार्बन विभिक्ति भवन यानी सिविक सिक्वेस्ट्रेशन एक प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के वायुमंडल से रिमूव कर दिया जाता है एवं पुनः तरल या ठोस रूप में संग्रहित किया जाता है। ग्राउंड बेसाल्ट यानी बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सेल का उपयोग शुरुआती 30 के दशक से खनिज उर्वरक के रूप में किया जाता रहा है। ग्राउंड बेसाल्ट वातावरण और मृदा के छिद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, जिससे मृदा का पीएच बढ़ता है तथा यह प्रक्रिया महासागरीय अम्लीकरण को कम करती है। अंतः स्पंदन दर के आधार पर 1 टन बेसाल्ट 0.153 से 0.165 टन कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है। कृषि उर्वरक में डाला गया ग्राउंड बेसाल्ट वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, मृदा का पीएच बढ़ाता है, महासागरीय अम्लीकरण कम करता है तथा मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोह एवं फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। इस प्रकार से कथन 1 भी इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। महासागर प्रतिवर्ष मानवीय गतिविधियों के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 25% अवशोषित करते हैं। जैसे जैसे ध्रुवीय क्षेत्र अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते जाएंगे, वर्ष 2100 तक अधिकांश वैश्विक महासागरों के कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो संभवतः समुद्र की रासायनिकी यानी उसके केमिकल को परिवर्तित कर इसे और अधिक अम्लीय बना देगा। क्योंकि कार्बन महासागरों को अम्लीय बनाता है, महासागरों की बढ़ती क्षारीयता कार्बन प्रच्छादन में मदद करेगी। इस प्रकार से कथन 2 भी इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। कार्बन अभिग्रहण और विविक्ति भवन यानी सिक्वेस्ट्रेशन गतिविधियों में कार्बन डाइऑक्साइड को पहले औद्योगिक उत्सर्जन में निहित अन्य गैसों से अलग किया जाता है। इसके बाद इसे संपीड़ित किया जाता है एवं एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जो दीर्घकालिक भंडारण के लिए वातावरण से अलग होता है।
उपयुक्त भंडारण स्थानों में भूगर्भिक संरचनाएं जैसे कि परित्यक्त भूमिगत खाने जैसे तलछटी चट्टानें जिनके छिद्र स्थान घुलित लवणों की उच्च सांद्रता वाले जल से संतृप्त होते हैं। अनुपयोगी तेल एवं गैस कुएं, जहां गैस कुएं या गहरे समुद्र आदि शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से कथन 3 भी इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। तो जो सही विकल्प होगा इसमें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी सभी 3 इसमें सही हो जाएंगे। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो 2 युग्म है। पहले युग्म में आपको दिया है एनेक्स 1 देश, इसके सामने है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। दूसरा में दिया है प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां यानी सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन, इसके सामने दिया है नागोया प्रोटोकॉल। स्वच्छ विकास क्रियाविधि यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और इसके सामने दिया है क्योटो प्रोटोकॉल। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे युग्म सुमेलित है या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी उपयुक्त सभी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण बदलाव पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है या 1992 की जलवायु परिवर्तन पर हुए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का विस्तृत रूप है। एनेक्स 1 देश अमेरिका और कजाकिस्तान को छोड़कर एनेक्स 1 देशों को अधिकांश विकसित दुनिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स 1 में रखा गया है। ये देश 2012 के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी दूर थे, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। क्योटो के अंतर्गत कुछ लचीले तरीके हैं, जैसे उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त कार्यान्वयन, जो कि एनेक्स 1 के राष्ट्रों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती को क्रेडिट क्रय द्वारा अपनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने की आज्ञा देते हैं। अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है, जबकि युग्म 3 सुमेलित है। नागोया प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के 1992 के जैव विविधता पर हुए सम्मेलन का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभ को निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से साझा करना तथा आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण और सतत इस्तेमाल करना है। इस प्रकार से जो युग्म 2 है वो सुमेलित नहीं है। वर्ष 2020 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। यह 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल और केवल ऑप्शन 3 ही सही तरीके से सुमेलित है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में, ये फैसिलिटी होना चाहिए, फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपका पहला कथन है यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देसी जनों यानी इंडिजिनस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा कथन है यह धारणीय यानी सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली, इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकियों यानी टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष यानी इंडिविजुअल वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरा है यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन को कम करने यानी रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन REDD+ के प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। वन कार्बन भागीदारी सुविधा सरकारों व व्यवसायों, सिविल सोसाइटी एवं स्थानीय समुदायों की वैश्विक साझेदारी है, जिसका ध्यान वनों की कटाई एवं निम्नीकरण में कमी लाने, वनीय कार्बन संहति संरक्षण यानी फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन, वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं विकासशील देशों में वनीय कार्बन संग्रहण को प्रोत्साहन देना है। इन सभी गतिविधियों को सामान्यतः रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कहा जाता है। इस प्रकार से कथन 1 और 3 इसमें सही हो जाते हैं। वन कार्बन भागीदारी सुविधा अपनी 2 निधियों तैयारी फंड यानी रेडीनेस फंड एवं कार्बन फंड
के तहत धन प्रदान करती है। तैयारी फंड उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय विकासशील देशों को भविष्य में बड़े पैमाने पर REDD+ को लागू करने के लिए नई निधि प्रदान करता है। कार्बन फंड से निधियां उन देशों को प्रदान की जाती हैं जिन्होंने REDD+ के लिए प्राप्त तैयारी फंड का उपयोग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्शाया हो। FCPF यानी वन कार्बन भागीदारी सुविधा के तैयारी फंड में योगदान देने वालों को दानदाता भागीदार यानी डोनर पार्टिसिपेंट्स तथा कार्बन फंड में योगदान देने वालों को कार्बन निधि भागीदार यानी कार्बन फंड पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। इस प्रकार से कथन 2 इसमें गलत हो जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 1 और 3 ही सही कथन यहां पर दिए गए हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरित पर्यावरण कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन है, पहला कथन है इस कोष को विश्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा कथन है इसमें निजी क्षेत्र सुविधा निहित है जिसका उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। तीसरा है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी टेरी GCF यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंतर्गत डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी स्टेटस पाने वाला पहला भारतीय संगठन है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका व्याख्या के आधार पर उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हरित पर्यावरण कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक वित्तीय तंत्र है जो वैश्विक स्तर पर जलवायु वित्त निवेश में मदद करता है। यह देशों को उनके ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित या कम करने तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड हरित पर्यावरण कोष के निरीक्षण व नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। साधारणतः यह बोर्ड वर्ष में 3 बार मिलता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड में विकसित एवं विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 सदस्य शामिल है। इस प्रकार से कथन 1 सही नहीं है। ग्रीन क्लाइमेट फंड में एक निजी क्षेत्र की सुविधा निर्दिष्ट है जिसका उद्देश्य स्थानीय व वैश्विक निजी क्षेत्र दोनों को जलवायु परिवर्तन के निराकरण का समर्थन करने के लिए निजी निवेश को उत्प्रेरित करना है और इस प्रकार से कथन 2 सही हो जाता है। वर्ष 2010 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के वित्तीय तंत्र के अंतर्गत स्थापित ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के निराकरण हेतु विकसित देशों से विकासशील देशों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंतर्गत डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी स्टेटस पाने वाला पहला भारतीय संस्थान है। इस स्टेटस को प्राप्त करने के बाद नाबार्ड GCF यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना की प्रकृति के आधार पर ऋण, अनुदान, शेयर या गारंटी के रूप में फंड प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इस प्रकार से कथन 3 सही नहीं है, यानी विकल्प बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल कथन 2 इसमें सही है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टॉकहोम अभिसमय का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? आपका पहला कथन है दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक संधि, मानव जनित उत्सर्जन और पारा तथा पारे के यौगिकों की निर्मुक्ति से हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए अभिकल्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। तीसरा है खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि। और चौथा है आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों की उचित और न्याय संगत साझेदारी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टॉकहोम अभिसमय यानी कन्वेंशन दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषकों यानी परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। जो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक संधि है। POP ऐसे रसायन हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये व्यापक भूभाग में फैल जाते हैं और जीवित प्राणियों के वसायुक्त ऊतक में जमा हो जाते हैं। ये मनुष्यों और वन्य जीवों के लिए विषाक्त होते हैं। अभिसमय के अनुपालन में अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों की सरकारें पर्यावरण में POP की निर्मुक्ति की समाप्ति या उसे कम करने के उपाय करेंगी। इस प्रकार से विकल्प ए इसमें सही हो जाता है, यानी ये इसकी सही व्याख्या करता है। उपयुक्त वर्णन यही है, दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक संधि स्टॉकहोम अभिसमय के नाम से जानी जाती है। आज का
अगला प्रश्न है V20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह ऐसे सुभेद्य देशों का समूह है, ऐसे वल्नरेबल देशों का समूह है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित से सबसे अधिक प्रभावित हैं, यानी ऐसे वल्नरेबल देशों का समूह है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। दूसरा कथन है यह समूह G20 के मौके पर सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों को समाहित करता है। तीसरा कथन है इस समूह का लक्ष्य V20 जलवायु जोखिम पूलिंग तंत्र की स्थापना कर जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए धन की व्यवस्था व उसका प्रबंधन करना है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। V20 सबसे सुभेद्य देशों का समूह है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। यह V20 देशों के वित्त मंत्रियों का एक ऐसा समूह है जो G20 से इतर अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों पर परिचर्चा व उनका निर्धारण करता है। मुख्य बल इसका धारणीय विकास पर है तथा V20 जलवायु जोखिम एकत्रीकरण तंत्र की स्थापना से धन की व्यवस्था भी करता है। अतः सभी कथन इसमें सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा, 1, 2 और 3। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में वैंकूवर यानी कनाडा में की गई थी, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। दूसरा कथन है अर्थ ओवरशूट डे उस दिन को बताता है जब मानव आवश्यकता हेतु प्राकृतिक संसाधनों की वैश्विक मांग पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा एक वर्ष में निर्मित किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा से अधिक हो जाती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर दीजिए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस पूरी श्रृंखला से, इस पूरी सीरीज से आप लाभ जरूर उठा रहे होंगे और आपकी अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने में ये श्रृंखला आपके काम आ रही होगी। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।